अच्छा भाई, हमने रिपोर्ट के एक सेक्शन को शुरू किया हुआ था जिसमें हमने ये सीखा था कि भाई आप सबसे पहले ये देखेंगे रिपोर्ट के अंदर कि क्या आपके ओपिनियन पे तो मसला नहीं है, यानी इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट कि आपके ओपिनियन पे इफेक्ट तो नहीं है, तो आप देखेंगे कहीं कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है। तो हमने सही तौर पे सीखा कि भाई मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट गलत की हो, सेलेक्ट सही की है तो एप्लीकेशन गलत की हो। अच्छा, डिस्क्लोजर में भी आपने सीखा कि डिस्क्लोजर या तो दिया ही ना हो, दिया हो तो गलत दिया हो, और आपकी क्लासिफिकेशन के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा व्हाटसोएवर द केसेस, अगर आपकी कोई मिस स्टेटमेंट है तो लाजमी नहीं है उससे ओपिनियन मॉडिफाई होता है। यू ऑर्डर टू इवेल्युएट कि आपके पास ओपिनियन पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो यू नीड टू थिंक कि क्या वो मटीरियल है या इमटीरियल है। अच्छा, अगर मटीरियल होगा तो वो जैसी बात है आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% या व्हाटसोएवर वो आपको एग्जामिनर आपको हिंट देगा कि उसकी जजमेंट में क्या है। और ये सारी मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस भी किए, तो हमने ये कहा था दिस सोनली डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट एंड द आइटम जो यूजर को फैसिनेट करेगा। रिस्क ज्यादा होगा, परसेंटेज क्या होगी, कम होगी। मैंने कहा चले अगर एक आइटम मटीरियल, एक मिस स्टेटमेंट मटीरियल है, तो क्या रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे? नहीं, पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको सही करें। वो नहीं मानते तो दोस्त जावेद गवर्नेंस के पास जाएंगे, और अगर वो भी नहीं मानते तो फिर आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे। ये हमने कहानी सीखी थी। फिर मैंने कहा भाई देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि आपके पास हो स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन का मतलब है आपको सबूत नहीं मिला। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहला केस बताओ, सबूत कब नहीं मिलता बगैर देखे, जल्दी। लिमिटेशन बियॉन्ड दी मैनेजमेंट कंट्रोल, और उसकी पहली एग्जांपल गणेश। यस, बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल। हाँ जानी, या तो रिकॉर्ड चल जाए या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सीज कर लिए तो भी मसला है। अच्छा, अगर वैसे ही अगर आप कोविड-19 के जमाने में ऑडिट कर रहे होते, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोविड-19 के जमाने में जब आपको कोविड आया उस जमाने में ऑडिट कर रहे होते, तो आप जैसी बात है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन आप स्टॉक काउंट करने नहीं जा सकते, ऐसा है? तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन जब आप स्टॉक काउंट करने नहीं जा सकते, तो क्या ये भी स्कोप लिमिटेशन थी? अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो हमारे आयजा में लिखा हुआ नहीं, आयजा में ऐसी कोई एग्जांपल है ही नहीं। वो तो कहता है कि भाई कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो जो मैनेजमेंट के बियॉन्ड कंट्रोल हो, तो उसमें कोई भी एग्जांपल आ सकती है। हम तो सिर्फ गाइडेंस देते हैं कि जो आज तक हो चुका है। बात समझ आती है? तो कोविड के होते हुए आप स्टॉक काउंट करने नहीं जा सकते, तो क्या ये लिमिटेशन मैनेजमेंट ने खुद लगाई, सर्कमस्टेंसेस ने, जो कि मैनेजमेंट के बियॉन्ड कंट्रोल है? यहां तक बात समझ आती है? चलें आगे। फिर मैंने कहा था स्कोप लिमिटेशन में एक और चीज थी, नेचर एंड टाइमिंग। अच्छा, नेचर का मतलब क्या था गणेश, वापस बता। नेचर, चलो नेचर और टाइमिंग इस तरह से कि जैसे कि जो है ना कंपनी वगैरह में ना डेट सेट कर रहे हैं ऑडिट के लिए, भी आओ हमारे ऑडिट वगैरह करो, जबकि वो पीरियड एंड गुजर चुका है। नहीं, वो टाइमिंग है, नेचर। याद कर रहा हूं, चलो टाइम बाय कर रहे हो, चलो मैं हेल्प करता हूं। नेचर में आ रहा था कि आपका नेचर ऑफ एंटिटी ऐसा है कि जिसमें हाईली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, जिसमें कंट्रोल टेस्टिंग के बगैर आप काम, when substantive procedure alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence, तो उसके लिए आपको बस ऐसी बात है, नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि आपको उस पर कंट्रोल अलायंस लेनी है, और कंट्रोल अलायंस नहीं मिल रही है आपको, तो दैट मीन्स कि आप ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना ही कितना ही ऑडिट कर लोगे, ट्रिलियन ट्रांजैक्शंस को आप अकेले वेरीफाई, तो दैट मीन्स कि कंट्रोल शुड बी रिलायंट कि आधा काम वो खुद कर रहे हो, तो आप ऑडिट कर सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि भाई एक लिमिटेशन ये भी होती है कि मैनेजमेंट खुद बोले कि हम ये डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहे, इम्पोज बाय द मैनेजमेंट। अच्छा, आप कहते हैं कि स्कोप लिमिटेशन होती है आपके पास व्हाटसोएवर केस की वजह से, तो आप बाज़ औक़ात कोशिश ये करते हैं कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी कर लें, जैसे कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहा और वैलिड रीजन है, तो वैलिड रीजन भी बताया था मैंने कि डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप ऑल्टरनेटिव परफॉर्म करेंगे। ऑल्टरनेटिव कैन बी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, ऑल्टरनेटिव कैन बी इनवॉइस टेस्टिंग, जो भी केस है आपने वो परफॉर्म किया, आपने कहा कि भाई सही है यार, वो मतलब उससे वेरीफाई हो गया तो सही, नहीं हुआ तब भी वो स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी। अगर स्कोप लिमिटेशन है तो आप बताएंगे दोस्त विद गवर्नेंस को कि भाई ये मामला चल रहे हैं। अगर वो भी करा देंगे तो पहले आप विड्रॉल करने की कोशिश करेंगे इफ पॉसिबल और प्रैक्टिकल। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है, पॉसिबिलिटी का मतलब ये कि आपको लॉ इजाजत दे, प्रैक्टिकलिटी का मतलब यह है कि ऑडिट एंड पे, तो ये आपने देखना है कि भाई पॉसिबल भी हो और
प्रैक्टिकल भी हो। चलें, पॉसिबिलिटी देख ली, प्रैक्टिकलिटी देख ली, इन सबको देखने के बाद आप कह रहे हैं कि चलो यार विड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट इफ विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल? तो फिर मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन पर। क्या ये लिखेंगे वी ऑडिट या वी वर एंगेज? वी वर एंगेज। तो वो सारी बातें, तो ये हमने सॉर्ट ऑफ रिकैप कर लिया जो पिछला था, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी बहुत लाजमी है। अच्छा, मैंने फिर ये कहा कि यार चलो आपको या तो स्कोप लिमिटेशन मिल जाएगी या मिस स्टेटमेंट मिल जाएगी, आपने इवैल्यूएट करना है। आपने इवैल्यूएट करना है कि वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है या मटेरियल के साथ परवेजिव है। यहां से हमने कॉन्सेप्ट निकाला था, कॉन्सेप्ट ऑफ परवेजिवनेस। वो बोलता है भाई मटेरियलिटी क्या है? आपने बोला a misstatement considered to be material when it is expected to influence the economic decision of user taken on the basis of that financial statements। यानी वो misstatement मटेरियल तब कहलाएगी, वो misstatement मटेरियल तब कहलाएगी जब आपको लगे कि वो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, और वो तब करेगी जब वो मटेरियलिटी से ऊपर जाए। हमने तो सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं ये वाले। अच्छा, फिर वो कहता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक आइटम मटेरियल हो पर उसके साथ साथ परवेजिव भी हो। तो हमने कहा भाई ये बता दो परवेजिवनेस का मतलब क्या है। वो पहली चीज वो कहता है कि भाई व्हेन इट रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी एग्जांपल्स दी थी। फिर मैंने कहा था कि भाई व्हेन इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। और तीसरी चीज आज लिख लेते हैं जो कि लास्ट क्लास में हमने नहीं लिखी थी, when it is related to a disclosure that is fundamental for user understanding of financial statements। तीसरा हमने यहां लिख दिया भाई, मैंने कहा डिस्क्लोजर भी परवेजिव हो सकता है। डिस्क्लोजर भी परवेजिव हो सकता है, मेरी बात समझिएगा, डिस्क्लोजर भी परवेजिव हो सकता है। अच्छा, वो कैसे, जरा एक एक करके एग्जांपल देते हैं। वो कह रहा है भाई देखो पहली चीज तो ये है परवेजिवनेस में कि व्हेन वो गलती रिप्रेजेंट करे क्या, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या किसी एक जगह पे महदूद, जगह जगह मसले हो, पर स्टिल वो मटेरियलिटी से ऊपर होने चाहिए, स्टिल वो मटेरियलिटी से ऊपर होने चाहिए। ये भी बात याद रखिएगा। तीसरी चीज मैंने कहा कि भाई ये दोनों के अलावा भी एक और चीज कहता है, वो बोल रहा है कि वो किसी ऐसे डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो जो कि यूजर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजिम है। फंडामेंटल एग्जांपल देता हूं, अगर कंपनी ये ना लिखे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फ्रेमवर्क के तहत बनाए गए, एंड डू यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? IFRS और कंपनीज एक्ट। अच्छा, अगर ये शेयर होल्डर के लिए मैं ना लिखूं, अगर मैं ये शेयर होल्डर के लिए ना लिखूं, तो आपको क्या लगता है क्या ये पूरे एफएस की अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी थे, फंडामेंटल थे? और अगर इसी को गायब कर दूं तो क्या ये मैटर सिर्फ मटेरियल है या परवेजिव है? परवेजिव है। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल आए, एक दो भाई, कितनी क्लासेस हो गई हैं जानी पोर्टल पे देख लो, या वो क्लास के बाद देखेंगे? आज पहली क्लास है ना मेरी, इसलिए पूछा। ओके, अच्छा भाई देखो यार, नेमतुल्लाह अदील अहमद, आप लोग पोर्टल से क्लास देख सकते हैं, प्लानर लगा हुआ है, क्लास के बाद कांटेक्ट कर लें, हम बात कर लेते हैं। सही जी। अभी अगर आप बिल्कुल फ्रेश रीड कर रहे हैं, ये पहली बार देख रहे हैं, तो आपको नहीं समझ आएगा ये भाई, क्योंकि हम बहुत चौरंगियाँ आगे आ गए हैं। सही है, तो हम बात कर लेते हैं क्लास के बाद। चलें, आप ग्रुप पे टैग कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, सॉलिड दे देगा। सही है, ओके, फोकस के साथ इधर। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने ऐसा डिस्क्लोजर को उड़ा दिया, ऐसे डिस्क्लोजर को उड़ा दिया जो कि यूजर्स के फाइनेंशियल्स के समझने के लिए लाजमी है, उसको पता ही नहीं है किसके तहत एफएस बने हुए, तो क्या आप ये कहेंगे कि वो मैटर मटेरियल है या परवेजिव है? परवेजिव है। तो दैट कम्स इनटू द एम्बिट ऑफ परवेजिवनेस। मटेरियल तो है, साथ साथ क्या हो गया, परवेजिव हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं इसके ऊपर। मैंने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे फाइनेंशियल्स बनाए टैक्स अथॉरिटीज के लिए। किसके लिए? अब तुम लोग बात समझना, जब टैक्स अथॉरिटीज के लिए बनाए तो ये फ्रेमवर्क डिफाइन होना चाहिए ना। IAS 1 कहता है कि आप फ्रेमवर्क को लिखें किसके तहत एफएस बने। अच्छा, अब टैक्स अथॉरिटीज हालांकि स्पेसिफिक यूजर है, उसके लिए फाइनेंशियल जा रहे हैं, पर ये जो कंपनी है वो फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट नहीं कर रही, तो क्या मैं ये कहूं कि टैक्स अथॉरिटीज के लिए समझने के लिए लाजमी है? यस, वो उसको डिस्क्लोज
नहीं कर रहा, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि भाई टैक्स वाला कहता है टैक्स के प्रोविजंस ये हैं। अब आपकी थिंकिंग ये होगी कि शेयर टैक्स वाले को तो पता ही होगा ना कि उसके लिए क्या है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चीज लाजमी है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। एक और एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तुम लोग बताओगे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न पे बने हुए हैं, तो क्या ये नॉन गोइंग कंसर्न पे बने हुए हैं, क्या ये डिस्क्लोज होना लाजमी है? यस, IAS 1 की रिक्वायरमेंट है। क्या ये ना डिस्क्लोज करना सिर्फ डिस्क्लोजर ना देना है या मिस स्टेटमेंट है? पर ये मटीरियल हुई है परवेजिव, क्योंकि ये पूरे एफएस को खा जाएगी, पूरे एफएस के लिए। तो ये आपको समझने की बात है कि वो यूजर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के समझने के लिए फंडामेंटल है। उसी को हटा दोगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग किस बात की, पता नहीं लग रहा किसके तहत बने हुए हैं, किस बेसिस पे बने हुए हैं। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? यानी डिफरेंस है मटीरियल के बीच में और इमटीरियल परवेजिव के बीच में, यहां तक कोई मसला? अब हम अपने अल्फाजों को हल्का सा चेंज करेंगे। यानी आज तक मैं आपको क्या कहता था कि जब भी आपके मटीरियल में स्टेटमेंट होगी ओपिनियन को मॉडिफाई, जब भी स्कोप लिमिटेशन होगी ओपिनियन को वापस से, यहां पे देखो कनेक्शन है। अब आज से वो सही चीजें शुरू हो जाएंगी क्योंकि हम वहां तक पहुंच चुके हैं। वापस से, आज तक मैं आपको कह रहा था कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है और मटेरियल है तो ओपिनियन क्या हो जाएगा? मैंने कहा अगर स्कोप लिमिटेशन है, मटेरियल है, तो ओपिनियन हो जाएगा। अब वो कह रहा है जरा यहां पे रुक के फर्क करना, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है और मटेरियल है तो लिखना कुछ और है। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है और परवेजिव है तो लिखना कुछ और है। अगर कोई स्कोप लिमिटेशन है, मटेरियल है, तो लिखना कुछ और है। अगर कोई स्कोप लिमिटेशन है और परवेजिव है तो लिखना कुछ और है। यानी डिपेंड करेगा कि मटेरियल है या परवेजिव है। यानी तुम यूं करो, एक अम्ब्रेला बनाते हैं ना, यहां पे ये रहा, या तो मिस स्टेटमेंट है या इसको ऊपर ले आते हैं, या तो मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है। सही है जी? देखो वापस से, टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करता हूं कि ओपिनियन क्या दूं। इस फ्रीक्वेंसी से चलोगे आसान रहेगी जिंदगी, फोकस के साथ। हमने यहां तक सीख लिया मिस स्टेटमेंट क्या होती है, स्कोप लिमिटेशन क्या होती है, दोनों चीजें बताएं। अच्छा, अब मैंने कहा अगर मिस स्टेटमेंट है, सुनना फोकस से, मैंने कहा अगर मिस स्टेटमेंट है और इमटीरियल है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। यहां तक क्लैरिटी है? मैंने कहा भाई अगर मिस स्टेटमेंट है और इमटीरियल है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इस पे टिक लगा दिया। एग्री हो इस बात पे? क्योंकि आपको इमटीरियल गलती बताने की कोई तुक या नीड ही बनती नहीं है। यहां तक क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो यहां तक, क्योंकि इसके आगे ड्राफ्टिंग है। आज पहला सवाल होगा इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग का। इधर देखो पहले, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी से आगे सुनो। मैंने कहा कि भाई मिस स्टेटमेंट है और मटेरियल है, एंड यू नो व्हेन इट इज मटेरियल, व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, व्हेन इट एक्सीड्स मटेरियलिटी, तो वो कह रहा है अगर वो मटेरियल है तो आपने ओपिनियन देना है क्वालिफाइड। आप बोलोगे अगर हम क्वालिफाई हो गए तो क्या बात है, तो यहां पे एक तो मिस स्टेटमेंट ऊपर से क्वालिफाइड। यहां पे क्वालिफिकेशन का मतलब यह है ये रिपोर्ट क्वालिफाई हो गई गलती के लिए, ये रिपोर्ट क्या हो गई? क्वालिफाई हो गई गलती के लिए। कहने का मकसद ये है, तो क्वालिफाइड फॉर मिस स्टेटमेंट। तो वो कहता है कि अगर आपकी कोई मिस स्टेटमेंट हो और वो क्या हो, चलसी मटेरियल हो, क्वालिफाइड हो। अगर आपकी कोई मिस स्टेटमेंट हो और क्या हो, मटेरियल हो, तो आपने ओपिनियन जो देना है उस ओपिनियन का नाम है क्वालिफाइड ओपिनियन। उस ओपिनियन का नाम क्या है? अच्छा, अब मैं सिर्फ एक फर्क कर रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग डायरेक्शनल चले। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, पहले मैं अल्फाज कहता था मॉडिफाइड ओपिनियन, अब मैं कह रहा हूं क्वालिफाइड ओपिनियन। बात क्लियर है? मैंने खाली अल्फाज चेंज कर दिया। मैंने कहा पहले क्या कहता था? अल्लाह की कसम ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा हूं क्योंकि अनमॉडिफाइड तो नहीं है ना, मॉडिफाई कर रहा हूं क्योंकि वो क्वालिफाई हो गया है मिस स्टेटमेंट की वजह से, जो कि कौन सी है? मटेरियल है। यानी हम ये कहें सिंपल अल्फाजों में, अगर कोई गलती है, मटेरियल है, ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। पर मॉडिफिकेशन भी किस टाइप की है? क्वालिफाइड। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ। अब क्वालिफाइड में क्या लिखेंगे वो अगले पेज पे देखते हैं। यहां तक क्लैरिटी है ना? आगे आ जाओ जी। मैंने कहा
अगर मिस स्टेटमेंट है, एंड यू नो व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, अगर वो परवेजिव है, यू नो व्हाट इज परवेजिव, अगर मिस स्टेटमेंट है, परवेजिव है, तो आपने अभी भी ओपिनियन को मॉडिफाई करना है, पर उस ओपिनियन का नाम है एडवर्स ओपिनियन। क्या नाम है? एडवर्स ओपिनियन। तो उसको हम एडवर्स ओपिनियन कहेंगे। अच्छा, है दोनों मॉडिफाइड ओपिनियन, पर दोनों मॉडिफाइड ओपिनियन की किस्म है, ये क्लासिफिकेशंस हैं। अच्छा, अब तुम लोग इतने तो चीते हो गए हो, बता सकते हो इन दोनों में हार्श वर्डिंग किस में होगी? एडवर्स में। एडवर्स में हार्श वर्डिंग होगी, तभी तो फर्क रखा कि परवेजिव हो तो उसको अलग रखो, सिर्फ मटीरियल हो तो अलग रखो। यहां तक बात क्लियर है भाई? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आज के बाद मैं पूछूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन आर देयर? 2। 6 नहीं हो सकता, 2 अभी तक 2। क्वालिफाइड एडवर्स अब तक 2 है। मैं कह रहा हूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन आर देयर? आपने बोला 2। क्वालिफाइड एडवर्स, मॉडिफाइड ओपिनियन ही है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। मॉडिफाइड ओपिनियन के अम्ब्रेला में क्वालिफाइड एडवर्स, और आपने खुद कंक्लूड किया कि जो हार्श वर्डिंग होगी वो क्वालिफाइड में होगी, एडवर्स में होगी। वो अब देख भी लेंगे आगे। सही है जी, आगे चलते हैं। चलें जी, अब स्कोप लिमिटेशन पे आ जाओ। हमने ये कहा, अच्छा समील देखो बिल्कुल होशियारी नहीं, मैंने कहा अब तक, मैंने क्या बोला? अब तक। पहले भी कहता था ना अब तक ये है, आगे जाके चेंज होगा, तो मैं कह रहा हूं अब तक मॉडिफाइड ओपिनियन की कितनी किस्में हैं? 2। पहली क्वालिफाइड, दूसरा एडवर्स। बिल्कुल होशियारी नहीं आगे पीछे। इधर आगे जी, स्कोप लिमिटेशन पे आ जाओ। अच्छा, आपको पता है स्कोप लिमिटेशन क्या होती है? सही जी, इम्पोज बाय मैनेजमेंट, सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल, नेचर एंड टाइमिंग। तीनों चीजें पता है? अच्छा, ये भी पता है मटीरियल और परवेजिव, 3 चीजें हो गई। स्कोप लिमिटेशन है, इमटीरियल है, क्या करूं? कुछ भी नहीं, अनमॉडिफाइड। स्कोप लिमिटेशन है, मटीरियल है, क्वालिफाइड। स्कोप लिमिटेशन है, परवेजिव है, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेम कर दो, ओपिनियन नहीं दे रहा। डिस्क्लेम कर दो, ओपिनियन नहीं दे रहा। अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं समझने के लिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन आर देयर? अब कंक्लूड हो गया 3। मॉडिफाइड ओपिनियन 3 तरीके के हो सकते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। तीनों में खतरनाक कौन है? डिस्क्लेमर, उसके बाद क्वालिफाइड। भाई ये बात याद रखनी है इतनी। चलें जी, डिस्क्लेमर देखो, डिस्क्लेमर में अभी सिखाता हूं अगले पेज पे। डिस्क्लेमर में हम ये कहेंगे कि हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे क्योंकि कुछ पता ही नहीं लगा। ओपिनियन मॉडिफाई हो गया ना भाई। देखो जल्दी बताओ इधर भाईजान, इधर मैं ये कह रहा हूं अनमॉडिफाइड ओपिनियन का क्या मतलब है? कुछ भी सही, मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब रिपोर्ट जैसी जानी चाहिए वैसी ही जा रही है, उसमें कोई भी छेड़खानी की, मॉडिफाई हो गई ना। अब मॉडिफिकेशन चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे वो, तीनों को मॉडिफाइड ही कहूंगा भाई। मेरी जैसे मैंने तुम्हें पहली क्लास में सिखाया था यार, एक एक्सपेक्टेशन होती है कैफ रिजल्ट पास, अनमॉडिफाइड। ये क्या है भाई? एग्जामिनर को कुछ ऊपर नीचे लगेगा अगर मटेरियल, तो हो सकता है क्वालिफाई कर दे। कैफ नहीं क्वालिफाई कर दे, तुम्हारे रिजल्ट को फेलियर के लिए क्वालिफाई कर दे, अल्लाह ना करे। इस पे तो वो भी अल्लाह ना करे, जो सोता है ना कभी जिंदगी में जवाब नहीं दिया, वो भी कह रहा है। इधर अब बात समझो, कहने का मकसद ये है कि वो तो अनमॉडिफाइड का मतलब है भाई जो जेन्युइन चीज है, जो एक्सपेक्टेशन है वो अनमॉडिफाइड है। अब कोई उसमें छेड़खानी होती है, मटेरियल हुई तो भी मॉडिफाइड, परवेजिव हुई तो भी मॉडिफाइड। अब एग्जाम में तुम कुछ लिख के नहीं आए, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ढूंढ रहा है मिल ही नहीं रहा, तो उस पर डिस्क्लेमर आ ही नहीं था, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, डैश डैश आता है ना। कभी देखे देखो ऐसा पेपर, स्टार बना आता है ना, वो स्टार तुम्हें यहाँ पे देते हैं। इधर सुनो, कहने का मकसद ये है, प्लीज फोकस के साथ, प्लीज फोकस इधर। कहने का मकसद ये है कि भाई जैसे हालात वाकयात होते हैं वैसा ओपिनियन है, पर कहलाएगा वो मॉडिफाइड, बात क्लियर है? अब मॉडिफाइड की भी किसमें है? क्वालिफाइड, एडवर्स,
परवेजिव ऑफ स्कोप लिमिटेशन इज सेम एज मिस स्टेटमेंट। नहीं 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 नहीं, गलत भाई, बात सुनो एक मिनट इधर भाई। मिस स्टेटमेंट एक अलग चीज है, स्कोप लिमिटेशन एक। अगर स्कोप लिमिटेशन परवेजिव नेचर की है तो मतलब आप ये समझें कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेजर पोर्शन पता ही नहीं लगा। भाई आप लिंक कर लो ना डेफिनेशन से कि व्हेन इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, यहां देखा सबूत नहीं, वहां देखा सबूत नहीं, वहां देखा सबूत नहीं, सबूत ही नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताएं, जब सबूत नहीं है आपके पास तो क्या आप ये कहेंगे कि आपने कुछ वेरीफाई किया या नहीं किया? तो क्या वो स्कोप लिमिटेशन है? यस, बट वो कौन से नेचर की है? परवेजिव नेचर की है। तो क्या आप ये कहेंगे सबूत मिला या डिस्क्लेम कर देंगे? भाई डिसोन कर रहा हूं, नहीं दे रहा ओपिनियन। भाई ये फर्क है। मिस स्टेटमेंट में आपको पता है गलती क्या है, मिस स्टेटमेंट आपको पता है, अब फिर वो गलती या तो मटेरियल होगी या परवेजिव होगी, दोनों में फर्क क्लियर है। पहले तो देखो सिंपल, ये सीक्वेंस बनाने की एक वजह है, ड्राफ्टिंग टेक्निक भी ऐसी है मेरी। पहले सीक्वेंस में चलेंगे, मिस स्टेटमेंट है या, जल्दी बताओ मिस स्टेटमेंट है या, फिर उसके बाद तुम डिसाइड करोगे मटेरियल है या परवेजिव। एग्जामिनर कभी भी इमटेरियल पे नहीं जाएगा, टेस्ट करेगा ना। तो चला भी गया तो आपने फिर उस पर बोलना कौन सा ओपिनियन, अनमॉडिफाइड। आगे सुने, मैंने कहा सीक्वेंस होगी, इस सीक्वेंस से हिले हो सवाल हैंडल नहीं होगा। पहले आपने देखना है कि सिचुएशन के अंदर मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है या नहीं है। अगर ये चेक पार होता है तो फिर आपने अपने आप से पूछना है इमटेरियल, मटेरियल या परवेजिव। ये चेक पास होता है तो आपको पता है ओपिनियन कौन सा देना है। ये बोल के आप निकल जाएंगे, सवाल का आंसर खत्म। ये ड्राफ्टिंग टेक्निक है, तो ये डिजाइन भी ऐसे हुई हुई है, इसी तरीके से लिखेंगे। यहां तक क्लैरिटी है। अब एक शेजिल का सवाल है, सर परवेजिव की एक कंडीशन है रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एफएस होना चाहिए, तो इसमें एक हेड का कितना परसेंट हो? तो मैंने कहा था आपको जजमेंटल है। अगर आप पीपी का जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है एफएस का, उसका 20% है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का तो कितना ही परसेंट होगा? तो क्या आप इसको परवेजिव मानेंगे? इट सोनली डिपेंड्स अपॉन जजमेंट। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। आगे सर आप डिस्क्लेमर का क्या कह रहे हैं कि ओपिनियन नहीं देंगे, लेकिन फिर कह रहे हैं कि मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन नहीं देंगे का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बोलूंगा जा नहीं दे रहा ओपिनियन, लिख के दूंगा कि हमने इसके ऊपर कोई ओपिनियन ड्रॉ नहीं किया। लिख के दे रहा हूं कि ओपिनियन कोई ड्रॉ नहीं किया, और ये भी नहीं लिखूंगा वी हैव ऑडिटेड। क्यों नहीं लिख रहा? कर ही नहीं पाए। तो अब एक फर्क रखते हैं। वैसे चलो सवाल इनका सही है कि हम बोल रहे हैं कि मॉडिफाइड भी कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ओपिनियन नहीं दूंगा, तो बोल रहा रिपोर्ट ही नहीं दोगे। नहीं, रिपोर्ट तब नहीं देते जब मैं विड्रॉ कर रहा हूं। विड्रॉल के केस में रिपोर्ट नहीं होती, डिस्क्लेमर के केस में रिपोर्ट होती है, बट रिपोर्ट में मैं ये देखता हूं कि मुझे कोई सबूत, तो डिस्क्लेम कर रहा हूं ओपिनियन। एडवर्स में ओपिनियन देंगे, पर एडवर्स में मैं लिखता हूं कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हैं। तो अभी वो देख लेते हैं। अभी क्वालिफाइड में नहीं, सबसे बड़ा वो हुआ ना, नहीं डिस्क्लेम। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी सीबी के पास 3 रिपोर्ट पड़ी हुई हैं, सबसे खतरनाक कौन सी? जिसमें सबूत नहीं मिला, कुछ पता ही नहीं लग रहा। सबसे खतरनाक तो वो है ना, ऑडिटर घूमता रहा 3 महीने कुछ मिला ही नहीं, वापस आ गए। सही है, चलें। अच्छा भाई सलार कह रहे हैं सर खतरनाक की रैंकिंग करें तो पहले डिस्क्लेमर है, दूसरे पे एडवर्स है, तीसरे पे क्वालिफाइड है। भाई यहां तक क्लियर है? चलें जी। अच्छा भाई तू बात जल्दी बता दो, क्लियर है प्लीज? इस सवाल की क्लैरिटी है तो आगे चलें, जल्दी बताओ। ओके, ये रहा भाई। ये जितना जल्दी आप याद कर लेंगे ना उतना आपको सुकून होगा। और आज आप मुझे याद दिलाएंगे, मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट्स भेजूंगा, जिसमें सिर्फ आपने पूरी रिपोर्ट नहीं देखनी है, सिर्फ ओपिनियन का सेक्शन देखना है। सही है, फोकस होके देखते हैं, ये याद करना है। क्योंकि अगर वो बोले आपको कि मुझे ओपिनियन ड्राफ्ट करके दो, तो इस पे तो गुंजाइश नहीं है ना। कहने का मतलब है इस पे गुंजाइश नहीं है। ये तो वही वर्ड्स हैं जो स्टैंडर्डाइज वर्ड्स हैं, ये आपको रिप्रोड्यूस करना है। तो ये जो सवाल आता है ना बुक में से क्या याद करना है, ये करना है। तो ये आप लिख लेंगे भाई, ये याद करना है आपको, भेजे में फिक्स करना है, बुक में है दिया हुआ। आगे देखें प्लीज, फोकस के साथ प्लीज। मैंने कहा अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है और वो भी ड्यू टू, अच्छा ये आपको याद होना चाहिए, क्वालिफाइड ओपिनियन 2 वजहों से जाता है, या तो स्कोप लिमिटेशन हो
पर दोनों मटेरियल नेचर की हों, परवेजिव ना हो। आगे देखें, हमने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं ड्यू टू मिस स्टेटमेंट, गलती की वजह से। तो अब जरा इस पे नजरसानी करते हैं। वो कहता है आप लिखना ऐसे हमारे ओपिनियन में, क्योंकि मैं ओपिनियन दे रहा हूं हमारे ओपिनियन में। आगे क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर। हम लिखो, वापस से रीड करता हूं बिल्कुल सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं। हमने कहा हम यहां पे सीख रहे हैं कि क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा तो उसके अल्फाज क्या होंगे। हमने कहा पहले आप शुरू करेंगे हमारे ओपिनियन में एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर, यानी एक्सेप्ट उन मैटर्स के अलावा जिसका मैं आपको बता चुका हूं बेसिस फॉर ओपिनियन में। वापस रीड करो, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर, वो मसला जो मैंने कहां बयान किया है, बेसिस फॉर। अच्छा, बेसिस फॉर ओपिनियन लिखूंगा या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन? हेडिंग चेंज हो जाएगी भाई। अगर सही होता तो यहां पे ओपिनियन होता, नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन होता। यहां पे अब हेडिंग होगी क्वालिफाइड ओपिनियन, तो नीचे क्या होगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। यानी इस वाली चीज के अंदर बहुत समझिएगा, बहुत फोकस के साथ। मैंने कहा ये गलती मिली, वो मटेरियल है, पर वो गलती मटेरियल है ना, उसके अलावा तो पूरे एफएस सही है। ये नहीं आई बात समझ? वो गलती है, मटेरियल है, उसके अलावा एफएस सही है। तो मैं शेयर होल्डर को बोल रहा हूं कि भाई मटेरियल है, तुम्हें हिट आएगी इसकी, क्योंकि हम समझते हैं तुम्हारे लिए मटेरियल है। तो हम ये कह रहे हैं एक्सेप्ट इसके अलावा, जो कि मसला मैंने कहां बताया है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। अब जरा इसको रीड कर लेते हैं। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर, यानी एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स, एक्सेप्ट फॉर उन मैटर्स के अलावा जो कि बताए गए हैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के अंदर। देखो लिखा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। इन आवर रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन and its financial performance, cash flow for the year then ended in accordance with या applicable financial reporting framework। चलेगा ना? अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अब शेयर होल्डर रिपोर्ट देखेगा तो मुझे बताओ कि ये जो देखेगा ना इन आवर ओपिनियन, सबसे मेन बात पहले एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, यानी बोल रहा है इसके अलावा बाकी एफएस सही है। तो शेयर होल्डर बोलेगा पहले बताओ ये क्या मसला है, ये क्या इशू हुआ है जो मटेरियल है हमारे लिए। अच्छा, अगर शेयर होल्डर को ये देखना है कि मसला क्या था, हाँ जी, कौन सा सेक्शन में, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, पक्की बात है, क्योंकि वो खुद बयान करेगा। देखो रिपोर्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी कि भाई ये मसला हुआ था। अच्छा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन भी लिखना सीखना है, वो एक अलग गेम है। यानी अगर वो आपको एक सिचुएशन दे, बोलो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन अगर तुम ड्राफ्ट करते तो कैसे लिखते, तो वहां पे हम पूरी कहानी बताते हैं। अच्छा, कहानी बताने का कोई लंबी कहानी नहीं है, वहां पे आप बताते हैं कि जो फैक्ट होता है पहले बताते हुए पीपी पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि हुआ। अगर हो जाता तो पीपी इतने से कम होता, प्रॉफिट इतने से कम हो जाता और इक्विटी इतने से गिर जाती, खत्म, सबके लिए सेम हो जाएगी। इफेक्ट्स बताने होते हैं, इफेक्ट्स बता क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे रीड करो। मैं क्यों इतना यहां पे टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत की एरिया है। 15 नंबर पक्के हैं, आपने पिक करना है उसको वापस से। वो क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर। इफेक्ट्स ऑफ द मैटर का मतलब है वहां पे इफेक्ट्स बताए गए कि अगर वो सही हो जाता तो इफेक्ट ये होता। तो वहां पे हम खाली बयान करेंगे, बात समझिएगा, हम खाली वहां पे बयान करेंगे। मेरे को याद है आपको पहले मैंने ओपिनियन में बताया था कि बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में आप बेसिस बताते हैं कि ओपिनियन मॉडिफाई क्यों हुआ है। तो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में आप बताना ना भाई वहां पे कि पीपी हैव नॉट बीन डेप्रिशिएटेड यूजिंग दिस, इफ दिस वुड हैव बीन डेप्रिशिएटेड depreciation would have increased by this amount and PP would have been reduced by and equity would have been reduced by this amount। बस आपने ये इम्पैक्ट बता दिया और निकल गए, उसको शेयर होल्डर को समझ आ गया। उसमें कहानी नहीं करनी है, शॉर्टकट में बताना है कि भाई ये हुआ है, ये मसला है, ये इम्पैक्ट है, दैट्स इट। और वो कहानी आपको अपने दिमाग से नहीं लिखनी है, बाखुदा सवाल में गिवन होगी, सिचुएशन में होगी ना। तो सिचुएशन को रिप्रोड्यूस करके खाली इम्पैक्ट तुम्हें निकालना है, वो भी नहीं आता तो लानत है। मैं फिर बता दूं भाई, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कहां कहां आएगा पता है ना, पीपी, पीएनएल, इक्विटी, यही है ना। तो यही इंपैक्ट बताना, निकल जाना। कहने का मकसद ये, इसमें टेंशन नहीं लेनी है।
वो हम प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे। पर पहले बताओ दोनों का फर्क समझ आ रहा है? चलें आगे। अब मैंने कहा यहां पे, तू फिर डिस्क्लेमर पे चला गया, चल ये भी क्वालिफाइड पे बैठा हूं, यहां पर इधर आ जाओ। अब मैं दे रहा हूं क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू स्कोप लिमिटेड। अब खाली अल्फाज का चेंज देखना, ये याद कर लेना है। अब मैं कह रहा हूं इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स, एक्सेप्ट फॉर द, अब जरा बात समझे क्यों कह रहा हूं एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स, लिए क्योंकि मुझे सर्टेनिटी से पता ही नहीं है, क्योंकि सबूत ही नहीं मिला। नहीं है ये बात समझ? ये मेरी जजमेंट है ना कि अगर उसका इफेक्ट होता भी तो मटेरियल होता, अगर उसका इफेक्ट होता भी तो, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि यहां पे बैलेंस इतना ही रहा है, वो मटेरियल ही है, परवेजिव नहीं है। तो हम क्या यहां पे कह रहे हैं, इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, लिख रहा हूं ये पॉसिबल इफेक्ट्स, possible effects of the matter described in basis for qualified opinion section, the financial statements give true and fair view in accordance with IFRS। in accordance with IFRS का मतलब ये है कि फ्रेमवर्क के तहत। अच्छा, फ्रेमवर्क से जो हट के उसको बता दिया ना ऊपर, एक्सेप्ट फॉर, इसके बाकी सारे एफएस किसके तहत बने हुए हैं? फ्रेमवर्क के तहत। अच्छा मुझे बताओ, अगर रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया जो कि देना चाहिए, तब भी ये लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। मैं कह रहा हूं बाकी सारे एफएस आईएफआरएस के तहत बने हुए, सिवाय किसके कि उसने रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया, जिसको हम मटेरियल समझते हैं। पहले तो बात समझ आई? तो ये बेसिस में बयान होता है। चलें, यानी अब अगर हम कंक्लूड करें याद करने के लिए, तो मैं बोले कोई क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, तो आप बोलेंगे इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स, कहानी खत्म। एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर qualified opinion section, the financial statements give true and fair view in accordance with IFRS। बात क्लियर है भाई? ये दोनों क्लियर है? आगे चलो जी। तो तभी तो पॉसिबल कह रहा हूं, एविडेंस होता तो कहता ना ये मसला है। अब एविडेंस नहीं भाई, मैंने भाई मुझे बताओ स्कोप लिमिटेशन होती क्या है? एविडेंस नॉट अवेलेबल। मैं कह रहा हूं एविडेंस अवेलेबल जिसका नहीं है, मेरी जजमेंट है कि अगर अवेलेबल हो भी जाता तो पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल होता है, नहीं होता। बात क्लियर है? मैं कह रहा एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल ये इफेक्ट्स होते हैं। अगर मैंने अपनी अंग्रेजी में यहां पे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स लिख लिया ना तुम्हारी बात मान के, तो शेयर होल्डर बोलेगा जरा बताओ क्या इफेक्ट्स हैं, बोलेगा मेरे को पता ही नहीं है। भाई मैं तो कह रहा हूं जजमेंट के हिसाब से हिस्ट्री ये कहती है कि ये मसला है, पर मसला अगर पूरा भी गलत हो जाए तो मटेरियल होता। बात क्लियर है? क्योंकि भाई अगर मुझे सबूत नहीं मिल रहा तो वो कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। भाई पहले बताओ, अगर मुझे सबूत नहीं मिल रहा तो वो कुछ ज्यादा भी हो सकता है, तो क्या तुम सर्टेनिटी से कह सकते हो कि सिर्फ ये मसला है, या पॉसिबली कह सकते हो? पॉसिबली कह सकते हो। तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैंने क्या कहा? पॉसिबल इफेक्ट्स। बात क्लियर है? अच्छा जी सर, यहां आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखे, आइए वहां बिल्कुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, पर हमने यहां पे आसानी के लिए तुम्हारे लिए क्या लिख दिया? आईएफआरएस। क्लियर है? अच्छा भाई आगे एडवर्स पे आ जाओ। पहले ये बता दो जल्दी से, एडवर्स कब देते हैं? जब मिस स्टेटमेंट हो और परवेसिव हो। मिस स्टेटमेंट हो, परवेसिव हो, ये बात याद रखिएगा। स्कोप लिमिटेशन में एडवर्स प्लीज लिखते वक्त ख्याल रखना, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में लिख के आ जाते हैं द ऑडिटर विल गिव एडवर्स ओपिनियन। नहीं लिखना। एडवर्स ओपिनियन तब आएगा जब सिर्फ आपका मिस स्टेटमेंट और परवेसिव हो। स्कोप लिमिटेशन में कभी भी एडवर्स नहीं आएगा, ये बात क्लियर रखना। चलें जी, अब मुझे बताओ एडवर्स में इन आर ओपिनियन, अभी भी ओपिनियन दे रहा हूं, इन आर ओपिनियन अभी भी ओपिनियन दे रहा हूं, याद रखिएगा ओपिनियन दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मसला है। अब आगे देखें, इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द नहीं लिख रहा, because of the significance of the matter discussed in basis for। अच्छा, इसमें मैं ये कह ही नहीं सकता कि इसके अलावा सब सही है, सभी गलत है ना, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस, एक एलिमेंट तक कन्फाइन नहीं है, यूजर को समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि डिस्क्लोजर ही नहीं दिया हुआ। तो कहने का मतलब यह है क्या मैं ये कहूं इसके अलावा सब सही है, बोलूं सभी गलत है? तो आप देखो यहां पे शुरुआत कहां से हुई है, यहां पे शुरुआत कैसे हुई है?
अबे यार समीर पहले ये तो खत्म कर ले, तूने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है। अब पहले इसको सुन लेते हैं फिर उसको लेके चलते हैं। सर अगर सम ऑफ ऑल मिसस्टेट, भाई बोल रहा है कि सारी, तुम लोग बता दो भाई, थोड़ा सा ऑडिटर तो बन ही गए हो ना, तुम बता दो तो इधर सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस की, सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिसस्टेटमेंट्स कहेंगे। और वो बोल रहा है लेस देन का साइन लगाया इसने, वो प्लानिंग मटेरियलिटी से नीचे है। आगे मैं बोलूंगा भी नहीं, कुछ करेंगे क्यों? तो नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट है, इममटीरियल है। छोटी चरस ये पहले भी बताया है, फिर पूछ रहा है। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे। यार अल्लाह की कसम कल बताया यार, इधर पूरा पैराग्राफ लिखा चौसी ने, आगे की बातें नहीं सुनी, अब फिर पूछेगा एडवर्स में ये क्यों लिखा हुआ है। इधर नाराज नहीं हुआ, भंगी पूछ भी गलत रहा है ना। इधर आगे सुनो, बट आप भाई पहला क्लियर है समीर, जल्दी लिख के दे। अभी पहले पैराग्राफ लिखा होगा, पहले उसको कट पेस्ट करेगा, फिर ये लिखेगा, फिर वापस से वो पेस्ट करेगा, तो वो वाली बात नहीं रह जाए। अब चलसी लिख नहीं रहा। अच्छा ओके, अब आगे सुने। बट सम ऑफ बोथ मिसस्टेटमेंट्स एंड पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन है। कैसी बात कर रहा है भाई, ये कह रहा है कि अगर मिसस्टेटमेंट्स प्लस की, इसका मैं तर्जुमा कर लेता हूं जो ये पूछना चाह रहा है। सारी मिसस्टेटमेंट्स भी हैं, कुछ स्कोप लिमिटेशन भी हैं, पर मिसस्टेटमेंट्स और स्कोप लिमिटेशन मिलाकर मटीरियलिटी से ज्यादा है, तो वो ऑब्वियसली मटीरियल हो गया ना, ऑब्वियसली मटीरियल हो गया, हाँ या नहीं? चले, अब जब ऑब्वियसली मटीरियल हो गया तो आपने ये देखना है कि मिसस्टेटमेंट थी, तो देखो तुम्हारे सामने की बात है, मिसस्टेटमेंट थी तो मैंने क्या किया, मिसस्टेटमेंट का सम तो उससे ऊपर गया ही नहीं, पर स्कोप लिमिटेशन का सम चला गया। तो अब मैं दोनों अपने ओपिनियन तो क्वालिफाइड रखूंगा ना, अपना ओपिनियन क्या रखूंगा, क्वालिफाइड। अच्छा अपना ओपिनियन क्वालिफाइड रखूंगा, पर उसमें बयान क्या करूंगा कि मुझे कुछ सबूत मिले जिसमें मसला था और कुछ सबूत नहीं मिले, तो दोनों बातें बताऊंगा, दोनों बातें बताऊंगा। तो इसमें क्या बुराई है भाई, बात क्लियर है? दोनों बातें बताऊंगा ना। सही है भाई? तो अब क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स एंड पॉसिबल इफेक्ट्स। भाई लॉजिकल सी बात है ना भाई, ये नहीं बात समझ आई? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स एंड, तो भाई जैसा सिचुएशन है वैसे डाल दो, सीधी सी बात है भाई, जैसे सिचुएशन बता रही है आपको, भाई देना तो क्वालिफाइड ही है ना। तो आप ये बोलो ना कि भाई एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स एंड पॉसिबल इफेक्ट्स। अगर आपको ये परवेजिव लग रहा है तो आप वहीं ले जाएं एडवर्स में, और अगर आपको ओवरऑल स्कोप लिमिटेशन भारी लग रही है तो फिर डिस्क्लेमर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर जजमेंट। सही है? चलें आगे। एडवर्स, एडवर्स के केस में हमने ये कहा कि भाई इन आवर ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर में लिख नहीं सकता क्योंकि मसला बहुत बड़ा है ये। आगे, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर आवर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव और फाइनेंशियल पोजीशन इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। अच्छा देखो वहां पे क्या लिखा हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, यहां पे मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव। अच्छा सिंपल ये है, उसमें कहता था कि इसके अलावा सब सही है, यहां पे कह रहा हूं कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं, मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं कि भाई ये एडवर्सली इफेक्टेड है। ये क्या एडवर्सली इफेक्टेड है? एडवर्स ओपिनियन में और क्वालिफाइड ओपिनियन में फर्क क्लियर है? आगे सुनो, फिर वो कहता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में देखो मैंने इन आवर ओपिनियन नहीं कहा, क्यों? तो ये मतलब था ओपिनियन ना देने का, मतलब रिपोर्ट तो दे रहा हूं बट ओपिनियन। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं चलो अजम्पशन इन आवर ओपिनियन, तो फिर शेयर होल्डर तुमसे कहेगा कि तुमने ओपिनियन कैसे दिया? भाई तुम कह रहे हो मेरे ओपिनियन में कि मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा। भाई आप बात समझो, मेरे ओपिनियन में मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, बिकॉज ऑफ द, देखो कहानी वही है, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर disclaimer of opinion section of our report, we have not been able to obtain sufficient appropriate to provide a basis for our opinion। यानी बोलता है अगर मुझे एविडेंस मिल जाता तो उस एविडेंस के बिना पे मैं ओपिनियन देता, जो कि मुझे मिला नहीं है। तो वो बोल रहा है कि भाई on the consequently we do not give an express an opinion on the
अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसमें आपने शुरुआत यहां से करनी है कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर जो बताए गए बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के सेक्शन के अंदर हम सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए जिसके बिना पे मैं ओपिनियन देता। सिंस मुझे सबूत ही नहीं मिला तो मैं ओपिनियन भी ड्रॉ नहीं करता। तो यानी आपने ओपिनियन को डिस्क्लेम कर दिया। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब ये है कि मॉडिफाइड ओपिनियन तो दे दो पर ओपिनियन देने से यहां पे मना कर रहे हो। रिपोर्ट ना देकर या रिपोर्ट देकर, रिपोर्ट देकर चसी रिपोर्ट देकर ओपिनियन मना कर रहे हैं कि ओपिनियन नहीं दे रहा। यहां तक बात क्लियर है? आप कह रही हैं बात सही वाली बात समझ आई, अब क्लियर है भाई, पक्की बात है। चलिए जी, यानी सर आपकी मॉडिफिकेशन कितने टाइप की होती हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, डिस्क्लेमर। यहां तक क्लियर है? अब ये आगे जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे वैसे पीछे का रिकॉल होता रहेगा। अब एक स्टेप इसको आगे लेके चलते हैं। एक चीज सिखानी है बिफोर वी स्टार्ट फॉर ड्राफ्टिंग। चीज ये है और बड़ी अहम चीज है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपकी ये रिपोर्ट है, इसके अंदर ये पैराग्राफ आ जाए तो क्या आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी? अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सही जी, आप बताएं। आज मुझे ये बताएं कि अगर मैंने किसी रिपोर्ट के अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाला, कौन सा पैराग्राफ? एम्फेसिस ऑफ मैटर, तो क्या मेरी रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी? हसन, नहीं होगी? नहीं होगी? होगी। मैंने आपसे ओपिनियन की मॉडिफिकेशन पूछी नहीं है, सब नो कह रहे हो, एग्जामिनर फेल कर देगा। आओ सिखाता हूं तुम्हें चीजें, सुनो। आप बात समझे, आप बात समझे, मैं आपको सिखाता हूं ना, दिमाग कहां तक जाता है ये सीख लो पहले। बस इधर कहने का मकसद ये है कि ऑडिट तो हम खेलते रहते हैं ना पूरा दिन। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर तुम्हें कह रहा है कि इस हालात वाकयात में रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर तुम ये देखो, ईओएम क्या हर रिपोर्ट में आता है या हालात वाकयात होते हैं तब आता है? लेट्स से इफ यू आर थिंकिंग that something is fundamental for user understanding of the financial statements and that matter is adequately disclosed in the financial statement, that is not a key audit matter and that is not related to opinion. यही थी ना डेफिनेशन? ऐसा ही है ना, यही थी ना? तो मुझे एक बात बताओ, जब ये आपका ईओएम का पैराग्राफ जो है ये ऑप्शनल है, इसका आ जाना रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा, ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करेगा। इसको हम थोड़ा सा यूं भी समझ लेते हैं आसान जबान में। भाई आज मैं एक कार खरीद के आया, सही है, सब जेन्युइन चीजें लगी हुई हैं, मस्ती है, वो ज्यादा वाली लाइट लगवा ली ताकि आंखों में मारूं सबकी, लगवा ली, कार क्या हो गई? मॉडिफाई। अब मैं क्या बताऊं उससे ज्यादा, भाई अच्छी खासी चलती हुई चीज को मॉडिफाई कर दिया ना, तो कहने का मतलब है रिपोर्ट भी तो साफ सुथरी नॉर्मल है ना, उसके अंदर कोई अनयूजुअल चीज डालोगे तो ओपिनियन तो वही रहेगा, रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। मैंने रिपोर्ट बोला था, अल्लाह की कसम रिपोर्ट बोला था, 3 बार बोला मैंने, ओपिनियन बोला या रिपोर्ट बोला? रिपोर्ट बोला। मैंने कहा रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, रिपोर्ट तुम लोग हाँ हाँ रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, नहीं होगी रिपोर्ट। चले अब बात क्लियर है, दोनों में फर्क क्लियर है। आगे सुनो एक और चीज, चलो अब तुमसे पूछता हूं, की ऑडिट मैटर डाला रिपोर्ट में, की ऑडिट मैटर, हाँ, तो रिपोर्ट मॉडिफाई होगी? बिस्मा होगी? नहीं होगी? लाजिम है लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में लाजमी है। नहीं होगी। अब अच्छा मुझे बताओ, बाखुदा एग्जामिनर इतना टेक्निकल हो जाए, नहीं होगी। भाई देखो बात सुनो ना, देखो अब देखो इन्होंने भी गलत जवाब दिया। भाई कहने का मतलब यह है कि तुम्हें इतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कहने का मकसद ये है। मुझे पढ़ा के आगे जाने में कुछ भी मसला नहीं है, ये तो वो सारी चीजें। भाई मुझे एक बात बताओ, ये मुझे ऐसे भी पता है कि हम ऐसे ही हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है ना ग्लोबल की, तो वहां पे मतलब अंग्रेज बात कर रहे हैं आपस में, व्हाई दे हैव मॉडिफाइड द रिपोर्ट। अच्छा मैं ओपिनियन देख रहा हूँ, ये भी सीख है ना, मैं ओपिनियन मतलब ओपिनियन तो मॉडिफाइड नहीं है, रिपोर्ट मॉडिफाई की बातें कर रहा है, बातें चल रही ना आपस में उनकी, यार दे हैव मॉडिफाइड द रिपोर्ट, व्हाई दे हैव डन दिस, ये वो। मैं अच्छा मैंने पार्टनर को बोला सर मतलब ओपिनियन तो आप देखें अनमॉडिफाइड है, बोले अरे वो दे हैव गिवन, मैंने कहा हाँ सर ये मैं तो मॉडिफाई हो गई। वहां से मेरे को समझ आ गई बात कि रिपोर्ट में कोई अनयूजुअल चीज आएगी तो रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड। कैम भाई बताओ, कैम ऑप्शनल है कंपलसरी है? कंपलसरी है कैम।
तो मैं तो लिस्टेड कंपनी के अलावा जाता ही नहीं है, लिस्टेड कंपनी के अलावा जाता ही नहीं है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है ना, हर लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है। तो हर लिस्टेड, चलो एक और सवाल पूछता हूं, आ जाओ चलो। अच्छा अभी अभी एक समील वापस आया है। अगर अनलिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में कैम डाल दिया तब भी वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट कहलाएगी। भाई अगर अनलिस्टेड कंपनी में वैसे बोला नहीं जाता, अब वो बोलता है कि अगर, चलो ये भी सीख लेना तुम कैम के चैप्टर में जब कराऊंगा, वो कहता है अगर अनलिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में तुमने कैम डाल दिया ना तो तुम ये नहीं कह सकते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत डाला है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहता ही नहीं है। वो आप इफ यू कंसिडर टू डू सो तो आप डाल दें, ऑप्शनल है। तो वहां पे कंपलसरी नहीं है, लिस्टेड कंपनी में क्या है, कंपलसरी है। चलो एक और चीज बताते हैं। तो अच्छा वापस सुनो, अगर कोई ऐसा मैटर है ही नहीं तो आप लिखते हैं वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, पर कैम की हेडिंग आती है। तो ईओएम तो कंडीशनल है ना, नहीं तो डाल भी दिया तो रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। रिपोर्ट मॉडिफाई होने का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि हर रिपोर्ट में ईओएम, पर हर लिस्टेड कंपनी के रिपोर्ट में कैम लाजमी होता है। तो जरूरत पड़ गई तो मना तो नहीं है भाई। क्या मैंने बोला कि ईओएम डालना मना है? क्या मना किया मैंने? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ईओएम डाल दिया तो क्या इससे रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी? यस। क्या? नहीं तो भाई आप सवाल ही नहीं समझे, जज्बात ही नहीं समझे। इधर सुनो भाई, ये कह रहा है जरूरत थी ईओएम डालने की और ईओएम डाल दिया, तो भाई हम तो कह रहे हैं ईओएम दिया ही इसलिए कि यूजर की अटेंशन ड्रॉ करो, हम तो मना ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं पर इसका नतीजा क्या होगा, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। ये कोई बुरी बात नहीं है। तो गलत समझ चलती हूँ, यही तो सही कर रहा हूँ, गलत समझ रहे हो। नॉर्मल से चेंज हो जाएगी। तो ये देखो कार वाली एग्जांपल दी, हेडलाइटें लगाई और क्या लगाऊं? हाँ जानी भाई जल्दी बताओ, भाईजान इधर जल्दी। रिपोर्ट मॉडिफाई होने से, बिस्मा इधर बातें नहीं, रिपोर्ट मॉडिफाई होने से जल्दी बताओ, रिपोर्ट मॉडिफाई होने से ईओएम जाने की वजह से, रिपोर्ट मॉडिफाई होने से क्या कंपनी की जात पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन एक चीज हाईलाइट हो जाएगी कि ये चीज, अच्छा जब मैं आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर सिखाऊंगा ना लेक्चर चैप्टर, उसमें लिखा हुआ भी होता है आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। वहां पे लाइन जाती है, स्पेसिफिक लाइन जाती है कि हमारा ओपिनियन इस मैटर की वजह से मॉडिफाइड, क्योंकि ये ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन तो ऊपर देख के आए जो अभी इतनी कारस्तानियां की हैं। बात क्लियर है? अब एक दो सवालात। इन अबव ये रिपोर्ट मॉडिफाइड बिल्कुल कहलाएगी भाई। कैम का पूरा, अच्छा पैरा लिखा सही है, कैम का पैरा हर रिपोर्ट में आता है जब मॉडिफाई नहीं होगी रिपोर्ट। भैया इधर जल्दी बताओ। अली हसन कह रहे हैं कैम का पैरा हर लिस्टेड रिपोर्ट में आता है इसलिए रिपोर्ट मॉडिफाई, लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं। आगे मोहिब कह रहे हैं सर और किन पैराग्राफ से रिपोर्ट मॉडिफाई होती है? वो तो सवाल करूंगा ना मैं भी, ऐसे कैसे बताऊं। अच्छा सलार कह रहे हैं सर इनको ब्लर दिख रहा है, अंधे हो गए। सर ब्लर है कि रिपोर्ट कब मॉडिफाई होगी, ओपिनियन कब मॉडिफाई होगा? भाई ओपिनियन सिर्फ तब मॉडिफाई होगा जब मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो, वो भी मटेरियल या परवेजिव, मटेरियल या। चलो एग्जामिनर एक सवाल पूछ ले, इधर सुनो। एग्जामिनर एक सवाल पूछ ले आपसे, एग्जामिनर आपको कहे कि इज दिस पॉसिबल, अब मैं तुमसे पूछूंगा इज दिस पॉसिबल दैट योर ओपिनियन इज अनमॉडिफाइड बट योर रिपोर्ट इज मॉडिफाइड? है? अब ये सवाल आ सकता है कि इज दिस पॉसिबल योर ओपिनियन इज अनमॉडिफाइड बट योर रिपोर्ट इज, when you will give EM, when you will give other matter, when you will give material uncertainty relating to, ये तीन चौरंगियां जब चिपक जाएं तो ये एडिशनल पैराज हैं। ये किसी हालात वाकयात में आते हैं और वो हालात वाकयात की वजह से आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी या ओपिनियन? रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ यहां तक क्लियर है? अब क्लियर है? साला ब्लर सही हो गया? आंखें मल लो जल्दी, जल्दी बताओ। यस, यूएम इज ऑप्शनल, हर रिपोर्ट में नहीं होता। अनसर्टेनिटी, भाई अनसर्टेनिटी क्या हर कंपनी में होगी? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पर एक नई चीज आ जाएगी ना जो यूजुअल से हट के है।
तो इसलिए रिपोर्ट क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। चलो अब एक और सवाल, चलें जी एक और सवाल, भाईजान इधर, जानी तू बताएगा। ये हाँ, अगर मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, क्या रिपोर्ट मॉडिफाई होगी? सोच के बताना, तुम लोग सोच लो पहले, ऑनलाइन में लो लिख के दो। अगर मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, क्या रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, हाँ या नहीं होगी? नहीं भाई तू साइड में कर। ओपिनियन मॉडिफाई होगा, रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट एक एक करके प्लीज 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 जानी, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, होगी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, होगी रिपोर्ट मॉडिफाई। अच्छा सुनो प्लीज, अच्छा यूजुअली इसलिए मॉडिफाई होगी क्योंकि यूजुअल पैराज में क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आता, यानी उसमें चेंज आ गया। बात समझ आई? तो यानी अब आपको सारे हालात वाकयात बता दिए मैंने केस ये रिपीट किया। मैंने बोला कि अगर आपका ओपिनियन क्वालिफाइड है, सही है, तो ओपिनियन तो मॉडिफाई हो गया, क्या इसके साथ साथ रिपोर्ट भी मॉडिफाई हो गई? जवाब है यस, क्योंकि यूजुअली क्वालिफाइड ओपिनियन किसी रिपोर्ट में नहीं होता। यानी ये ऐसा केस है जिसमें ओपिनियन भी मॉडिफाइड है और रिपोर्ट भी मॉडिफाइड है, यानी उसमें चेंजेस आ गए। तो ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन क्वालिफाई ऐसी हो गई ना, रिपोर्ट कैसे क्वालिफाई होगी? मतलब भाई अगर सबूत नहीं मिला और आपको लगता है कि अगर सबूत मिलता और उसमें गलतियां होती तो वो मटेरियल होती। क्लियर है? अच्छा अब जरा इधर ओए ओ बुक निकाल, एक चीज लिखवा रहा हूं जल्दी, बहुत अहम बात है, बहुत फोकस के साथ। अभी मेन चीज तो अभी है जो तुम्हें पास कराएगी, वो ड्राफ्टिंग है। आप कल कर लेना, अभी एक मिनट रुक जाए, मुझे करने दें प्लीज प्लीज, फोकस के साथ। मैं याद करके आया हूं, यहां तक करने दो। इधर 8:45 हुए हैं अभी यार, तो मैंने 5 मिनट लेट शुरू की है। तुम लोगों की वजह से नमाज पढ़ने गए थे तुम लोग। इधर प्लीज फोकस के साथ, खाली वो ड्राफ्टिंग टेक्निक सिखा रहा हूँ। दिया, थैंक यू, 15 मिनट एडिशनल ले दिए भाई ने। अच्छा अभी प्लीज फोकस इधर, अच्छा इधर प्लीज फोकस के साथ यार। अगर ये तुम लोगों ने पिक नहीं किया ना, मैं कसम से बता रहा हूँ ड्राफ्टिंग गलत होगी। इसमें मैं तुम्हें कुछ याद करने को भी नहीं कहूंगा। जब ऐसे तरीके के सवाल आएंगे कुछ भी याद नहीं करना होगा। जैसे हमने रिस्क में किया था, हमने याद नहीं किया था, हमारे सवाल 80-90% मैच होते थे। इसके लिए फोकस कर लो ड्राफ्टिंग के ऊपर, ये बहुत अहम है। मैंने जितना कॉन्सेप्ट पे काम किया है, मतलब मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई इतना रिपोर्ट के कंटेंट्स पे काम नहीं करता। मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताई, एक एक चीज़ लिंक की है, उसकी ड्राफ्टिंग बहुत ही अहम चीज़ है। फोकस के साथ देना, बिल्कुल सीरियस। इधर मैंने कहा आपको एक सिचुएशन गिवन होगी, वो बोलेगा इस सिचुएशन में बताओ कि आपका ओपिनियन क्या होगा। वो क्या बोलेगा? अब मेरे सवालों की सीक्वेंस सुनना, क्योंकि दिमाग चले उस डायरेक्शन के अंदर ताकि गलती नहीं करो, क्योंकि बहुत ट्रिकी पेपर आता है इसका। आगे सुनो, मैंने कहा कि भाई ड्राफ्टिंग टेक्निक की बात हो रही है। सवाल एक ऐसा आता है कि सिचुएशन देगा, बोलेगा बताओ इस सिचुएशन में ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट है। एक सवाल ऐसा आएगा, बोलेगा ये सिचुएशन है, बताओ रिपोर्ट पे कौन कहां इंपैक्ट है। अभी पहले सिखा रहा हूं कि ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट है, फिर आगे जैसे जैसे फर्दर कवरेज कराऊंगा फिर सवाल चेंज हो जाएंगे। फिर वो बोलेगा बताओ रिपोर्ट पे क्या क्या इंपैक्ट है। तो पहले ओपिनियन वाली बात कर लेते हैं कि उसको लिखना कैसे, एग्जामिनर को समझाना कैसे। इधर फोकस के साथ हमने कहा सिचुएशन सवाल में, मसला सवाल में, उसको उठा के डीप देना यहाँ पे सवाल में।
सोल्यूशन में अपने, पर इन अ वेरी समराइज वे। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं ये कहूं, सवाल में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बहुत फोकस होकर सुनना, लिखूंगा नहीं, से बता रहा हूं ताकि कनेक्ट हो जाओ। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय ₹20 million, बाय रुपीज, एंड टुक दिस प्रॉफिट इनटू P&L। तो ये मेरी स्टेटमेंट है, सही है। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा सवाल में, मैंने वो सिचुएशन उठाई और रिप्रोड्यूस की। टेकिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस इनटू P&L, टेकिंग इनटू P&L, या थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, कंपनी हैज टेकन रीवैल्यूएशन सरप्लस इनटू P&L। सिचुएशन डाली, यहां तक कोई सवाल है तो बोलो। सिर्फ सिचुएशन को रिप्रोड्यूस किया है, यहां तक बात क्लियर है? ऑनलाइन है तो प्लीज बताओ जल्दी से। दूसरा, अच्छा इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं, इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं भाई। इस कहानी में हम एक चीज ऐड कर रहे हैं जो कि बहुत ही अहम चीज है, वो ये है कि भाई कंपनी हैज टेकन रीवैल्यूएशन सरप्लस इनटू P&L, दिस इज द मिस स्टेटमेंट। इवैल्यूएट कर लिया ना मैंने, मुझे पता अकाउंटिंग से नहीं हुई, दिस इज द, तो मैं दूसरी चौरंगी पे गया ही नहीं, मैंने लिंक किया, मैंने एग्जामिनर को बताया कि मुझे पता है ये क्या है, मिस स्टेटमेंट है। अच्छा भाई, फिर तीसरा, मटीरियल या परवेजिव। इमटीरियल है तो वैसे ही लिख दोगे ना, मटीरियल या परवेजिव। अच्छा वापस से कहानी सुने, कंपनी हैज टेकन रीवैल्यूएशन सरप्लस इनटू P&L, दिस इज अ मिस स्टेटमेंट। यहां तक लॉक हो गया। अच्छा अब आप बोलेंगे यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। अच्छा अगर सवाल में खुद लिख के दिया हुआ है कि ये मटीरियल है तो आपने सिर्फ लिख देना दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। बहुत फोकस होकर सुनना, सिचुएशन बयान करूंगा यहां पे। सवाल में लिख के दिया हुआ है कि ये कंपनी के लिए मटीरियल है तो आप सिंपल लिख देना दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। और अगर सवाल में नहीं दिया हुआ, सवाल में मटीरियल लिख के नहीं दिया हुआ, तो आप जो लिखेंगे वो बता रहा हूं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल बिकॉज it exceeds 5% of profit before tax। अच्छा अब सवाल में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, आप उस पर 5% लगाना और कहना जनरली 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी, क्या लिखोगे? जनरली 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी, सिंस द अमाउंट इज एक्सीडिंग मटीरियलिटी, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। आप अपने बेसिस बता रहे हैं, किस बिना पे कह रहा हूं मैं कि ये मटीरियल है, यानी सिचुएशन पिक की, इवैल्यूएट किया, मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, और फिर आप बता रहे हो कि जनरली 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। जनरली 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। दिस अमाउंट इज अबव मटीरियलिटी, ऐसी बातें उससे ऊपर ही होगी। इफ दिस अमाउंट इज अबव मटीरियलिटी, सही जी, यहां पे कंक्लूड कर लिया, तो चौथी चीज ये होगी, द ऑडिटर विल गिव, जल्दी बताओ, क्वालिफाइड ओपिनियन। यहां सोल्यूशन का फुल स्टॉप है, यहां खत्म। आपसे वो पूछ ही क्या रहा था, ओपिनियन कौन सा दूं, आपसे वो पूछ क्या रहा था, ओपिनियन कौन सा दूं। तो आपने इस तरीके से सिचुएशन को ड्राफ्ट करना है। परवेजिव नहीं, कुछ भी मेंशन क्यों नहीं किया हुआ भाई, मैंने ये कहा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, मैंने कहा मटेरियल नहीं लिखा हुआ। एक मिनट, मटेरियल तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अच्छा एक सवाल है कि ना परसेंटेज दी हुई है, ना मटेरियल लिखा हुआ है, ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ, तो दोनों बातें लिखोगे।
इफ मटीरियल है तो क्वालिफाइड, इस परवेजिव है तो एडवर्स। नहीं ना, ड्राफ्ट वो ओपिनियन ड्राफ्ट करने को नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है बताओ ओपिनियन कौन सा दोगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में सिनेरियो होगा, बोलेगा इस सिनेरियो को देख के बताओ कौन सा ओपिनियन दूं। ये नहीं कह रहा ओपिनियन को ड्राफ्ट करके दो, वो क्या कह रहा है। तो अच्छा, अगर सवाल साइलेंट है विद रिस्पेक्ट टू मटीरियलिटी तो आप बोलोगे कि अगर मटीरियल है तो क्वालिफाइड, परवेजिव है तो एडवर्स। पर वो यहां से शुरू होगा ना, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन ऊपर है, वो तो देख के आए हो। चलो अगर मैं इस सिचुएशन को कंप्लीट करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी हैज टेकन, जल्दी बताना, कंपनी हैज टेकन रीवैल्यूएशन सरप्लस इनटू, दिस इज द, हो गया यहां तक। चलिए जी, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल बिकॉज इट इज अबव, दैट इज जनरली टेकन एज अ मटीरियलिटी, सो द ऑडिटर विल गिव। अच्छा, व्हाट इफ अज्यूम करें, आप अज्यूम करें कि ये आपको चीज गिवन नहीं है, तो सवाल वापस यहां से शुरू होगा कि कंपनी हैज टेकन रीवैल्यूएशन सरप्लस इनटू P&L, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मिसस्टेटमेंट, एंड इफ द मिसस्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल द ऑडिटर विल गिव क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड इफ के साथ, एंड इफ द मिसस्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी परवेजिव देन ऑडिटर विल गिव एडवर्स ओपिनियन। तो ये आपने दोनों पॉसिबिलिटीज बता के अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर करके निकल जाना। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है। चलिए जी, अब मैं इसमें आपको एक सवाल चिपका के दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। भाईजान बात क्लियर है, और ये पिफ्फा का सवाल है, हम 2008 से चलेंगे और 24 तक आएंगे, सारी अकाउंटिंग बॉडीज, सही है। पिफ्फा ये ना, पाकिस्तान पता नहीं ऐसे कुछ है इसका। भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीधी सी बात है। चलें जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।